हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना कैसे करते हैं। क्रिस्टल जालक आप लोग जानते हो, क्रिस्टल जालक क्या होता है। यूनिट सेल से मिलके हमारा क्रिस्टल जालक बनता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों को पता है कि यूनिट सेल से मिलके क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। तो हम क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना कैसे करेंगे। तो हम क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना न करके हम यूनिट सेल के घनत्व की गणना करेंगे तो कैसे रहेगा। क्योंकि यूनिट सेल का जो घनत्व होगा वही क्रिस्टल जालक का भी घनत्व होगा। आप लोगों ने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ये तो जान ही रहे हो, आप लोग पढ़ चुके हो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी क्या होता है। तो क्या जो क्रिस्टलीय संरचना होते हैं, कोई आयनिक कंपाउंड है जिसका संरचना क्रिस्टलीय है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे NaCl। NaCl की संरचना कैसी होती है, FCC होती है। सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, BCC होती है। तो क्यों ना हम यूनिट सेल का घनत्व निकालें। जो यूनिट सेल का घनत्व निकालेंगे वही हमारा क्रिस्टल जालक का घनत्व होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो चलिए हम क्रिस्टल जालक का घनत्व ना निकालते हुए यूनिट सेल का घनत्व निकालते हैं, क्योंकि वही हमारा क्रिस्टल जालक का घनत्व होगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि यूनिट सेल का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो मैं यहां हेडिंग मेंशन कर देता हूं क्रिस्टल जालक, बट हम निकालेंगे यूनिट सेल का। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना। हम किसका घनत्व निकालेंगे, यूनिट सेल का, वही क्रिस्टल जालक का घनत्व होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, याद है। यूनिट सेल का यदि हम घनत्व निकालते हैं तो घनत्व बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो चलिए हम लिख देते हैं यूनिट सेल का घनत्व है तो हम किसका द्रव्यमान लेंगे, यूनिट सेल का। यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा यूनिट सेल का आयतन। इतना क्लियर है बच्चों। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। चूंकि हम यूनिट सेल का निकाल रहे हैं इसलिए हमने सब में क्या लिख दिया, यूनिट सेल लिख दिया। इतना क्लियर है। अच्छा, अब यहां देखिए यूनिट सेल का द्रव्यमान, तो हम यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जैसे मैं यहां फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहां एक यूनिट सेल बना दे रहा हूं, मैं यहां यूनिट सेल बना दिया, ठीक है। अब इसके कॉर्नर कॉर्नर में क्या है, कण है, परमाणु है। तो जो ये यूनिट सेल का द्रव्यमान है मतलब उनके परमाणुओं का द्रव्यमान है, उनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वही तो यूनिट सेल का द्रव्यमान होगा। समझ पा रहे हो। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान मतलब उसमें जितने परमाणु हैं उन्हीं का द्रव्यमान है, वही यूनिट सेल का द्रव्यमान हो जाएगा। तो यूनिट सेल के द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो हमको यह पहले पता करना पड़ेगा कि यूनिट सेल में कितने कण मौजूद हैं, और जितने कण मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, फिर उस कण का हम द्रव्यमान से उसको गुणा कर देंगे। समझ पा रहे हो। जैसे किसी यूनिट सेल में यदि मान लेते हैं 4 कण है तो यूनिट सेल में कणों की संख्या हो गई। अब प्रत्येक कण का द्रव्यमान, तो जितना कण है उसके द्रव्यमान से उसको गुणा कर देंगे तो टोटल यूनिट सेल का द्रव्यमान आ जाएगा। समझ पा रहे हो। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मैं इस साइड में लिख रहा हूं, मैं यहां क्या लिखूं, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणित प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान,
प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान बटा, अब मैं क्या लिखूं बच्चों, यही है यूनिट सेल का आयतन, मैं इसको लिख देता हूं यूनिट सेल का आयतन, बाद में कुछ मानेंगे, सबको समझ पा रहे हो आप। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान मतलब पहले हमको ये जानना है कि यूनिट सेल में कितने कण हैं। तो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या गुणित प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान बटा यूनिट सेल का आयतन। ये समझ में आ गया। अब यहां एक पॉइंट लिखा है कि यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं, ये तो हमको पता चल जाएगा। हम जानते हैं जो यूनिट सेल एससीसी है, सरल घनीय सेल है, उसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है, बीसीसी में 2 होती है और एफसीसी में 4 होती है। ये तो आप लोग जान ही रहे हो। ओके, तो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या हमको पता चल जाएगा कि वो एससीसी है कि बीसीसी है कि एफसीसी है। एससीसी रहेगा तो परमाणु की संख्या 1, बीसीसी रहेगा तो 2, एफसीसी रहेगा तो 4। लेकिन अब हमको इसको जानना है कि भाई परमाणु का द्रव्यमान है कितना। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ऑलमोस्ट इसका 23 के समथिंग होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। मैं यहां लिख देता हूं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। तो क्या ये एक ही परमाणु का द्रव्यमान है? भाई सोडियम तो एक एलिमेंट है ना, एक तत्व है, और इस तत्व के अंदर में क्या एक ही परमाणु होगा सोडियम का कि बहुत सारे परमाणु होंगे? सोच के बताओ जरा। ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम तत्व है, तो इस तत्व के अंदर में क्या एक ही परमाणु होगा कि बहुत सारे होंगे? भाई बहुत सारे होंगे। तो ये बहुत सारे परमाणु का द्रव्यमान है, मतलब 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है। इसके अंदर में मान लेते हैं कि परमाणु कितने हैं? 1 मोल है। तो ये 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है। कितने मोल? 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है। एक परमाणु का नहीं, उस तत्व के अंदर में क्या माना है? 1 मोल परमाणु है। तो उस 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 23 है। और 1 मोल मतलब कितना होता है पता है ना? एवोगैड्रो संख्या पढ़े थे, 6.023 गुणित 10 के घात 23 कणों की संख्या को, यहां परमाणु है तो मैं परमाणु लिख दे रहा हूं, इतने परमाणु की संख्या को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। मतलब इतने परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 23 है। तो इसी को हम बोलते हैं मोलर मास। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसका परमाणु द्रव्यमान ही उसका मोलर मास होता है। मतलब ये क्या है? हमारा मोलर मास। हमारा नहीं, परमाणु का ये क्या है? मोलर मास है। आगे ना समझ में? क्योंकि वो कितने का द्रव्यमान है? 1 परमाणु का द्रव्यमान नहीं है, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ही उसका मोलर द्रव्यमान होता है, कुछ अलग नहीं होता है। परमाणु द्रव्यमान ही उसका मोलर द्रव्यमान होता है। समझ में आ गया ना? या सुनो, तो अब हमको 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? 1 परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? सोचो जरा। जैसे मान ले जाए 100 पेन का मूल्य 500 रुपया है। 100 पेन का मूल्य कितना है? 500 है। तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 500 बट्टा 100, मतलब कितना आ जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे पास में 6.023 गुणित 10 के घात 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 23 है। तो 1 परमाणु का द्रव्यमान तो इतने से डिवाइड कर देंगे, मतलब एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। समझ पाए ना? जैसे 100 पेन का मूल्य 500 रुपए, तो 1 पेन का मूल्य 500 बट्टा 100। उसी प्रकार से 6.023 गुणित 10 के घात 23 परमाणु का द्रव्यमान 23 है। तो 1 परमाणु का द्रव्यमान 23 बटा 6.023 गुणित 10 के घात 23। मतलब ये क्या है? एक है क्या?
ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रोस नंबर। अब आ गया ना समझ में, मतलब जो मोलर मास होता है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड करेंगे, तो हमको एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिए अब लिख देते हैं। एकदम क्लियर है ये बात, समझ में आ गया? चलो ठीक। तो अब मैं यहां क्या लिख दूं, यहां तो हमको सेम रखना है, यहां यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो संख्या। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और आप लोग जानते हो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। परमाणु द्रव्यमान बटे, इसका बटा क्या था, एवोगैड्रो संख्या। मैं यहां लिख दे रहा हूं एवोगैड्रो संख्या। यहां क्या है पहले से, यूनिट सेल का आयतन, ये बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा ना। मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो संख्या। और जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है तत्व का, वही उसका मोलर द्रव्यमान होता है। तो एवोगैड्रो संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। एवोगैड्रो संख्या मतलब 1 मोल। मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। 1 मोल परमाणु, वैल्यू तो जान रहे हो ना, 1 मोल बराबर कितना परमाणु होता है, 6.023 × 10⁻23 परमाणु। इतना क्लियर है ना? ओके। अब उसके बाद में हम सभी को कुछ कुछ मान लेते हैं, कुछ कुछ मान लेते हैं, कहने का मतलब संख्या को कुछ मान लेते हैं, मोलर द्रव्यमान को कुछ मान लेते हैं, आयतन को और एवोगैड्रो नंबर को। तो अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो, अब एक घन है, एक क्यूबिक है। तो क्यूबिक के लिए उसका चाहे लंबाई हो, चौड़ाई है, ऊंचाई हो, सब तो बराबर रहते हैं। तो आप ए मान लो, तो लंबाई भी ए हो गया, चौड़ाई भी ए हो गया, ऊंचाई भी ए हो गया, क्योंकि क्यूबिक का एक घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। तो चलो कुछ कुछ मानते हैं। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या को हम मान लेते हैं Z, मोलर द्रव्यमान को हम मान लेते हैं M, आयतन, अब आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब A गुणित A गुणित A, A गुणित A गुणित A, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 1/3 हो जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा, 1/3। एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, Na भी लिख सकते हो, N0 भी लिख सकते हो। आया समझ में? Na लिखो, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि N मतलब नंबर, A मतलब एवोगैड्रो संख्या। तो ये हो गया। ठीक है। अब यहां क्या रहेगा, यूनिट सेल का घनत्व, ये तो आप लोग जान ही रहे हो, यूनिट सेल का घनत्व, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम यूनिट सेल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। यूनिट सेल का घनत्व बराबर Z, जहां Z क्या है, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, M क्या है, मोलर द्रव्यमान जो उसका परमाणु द्रव्यमान ही होता है, 1/3 क्या है, यूनिट सेल का आयतन है, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, मतलब 1 मोल परमाणु। अब आ गए ना समझ में? तो इस प्रकार से हम किसी यूनिट सेल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। और यूनिट सेल के घनत्व की गणना करना आ गया, मतलब वही क्या है, हमारा क्रिस्टल जालक का घनत्व है। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम किसी भी क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना कर सकते हैं। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें क्वेश्चंस जरूर पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।